आइए भाई दोस्त बात करते हैं कौन सी 16/11/2023 की शिफ्ट थर्ड की। देखें क्वेश्चन अपना, यदि ए और बी क्रम से दो ऐसी संख्याएं हैं जिनमें ए और बी माइनस ए कौन सी है, असहभाज्य संख्याएं है। असहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर है, इंग्लिश में लिखा है को प्राइम नंबर है। और बी प्लस ए कौन सी है, को प्राइम संख्या है। तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य होगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो आपको किसके बारे में पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको को प्राइम नंबर कौन से होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। को प्राइम नंबर, को प्राइम यानी सहभाज्य ऐसी संख्या जिनमें, ऐसी दो संख्या जिनमें कोई भी कॉमन ना हो सिवाय एक के। तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी बहुत सारी संख्या जैसे कि मैं तुमसे कह दूं 8 और 9 या फिर 3 और 17, कुछ और भी आप ले सकते हैं 19 और 29। देखो इन दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है सिवाय किसके, एक के। तो ऐसी संख्या कौन सी होती है, को प्राइम कहलाती है। तो हमें को प्राइम सिद्ध करना है कि को प्राइम है या फिर नहीं। यदि मैं ए की वैल्यू को 5 ले लूं और बी की वैल्यू को कितना ले लूं दोस्त, बी की वैल्यू को ले लेता हूं 7। देखो ए और बी में को प्राइम है, 5 और 7 में कोई भी कॉमन नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देखेंगे। यदि ए की वैल्यू 5 ली है, बी की वैल्यू 7 ली है, इसमें पुट करेंगे ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, इस इक्वेशन में पुट करूंगा 7 माइनस 5 कितना बनेगा 2। तो 5 और 2 जो भी आई है ये भी आपकी क्या है, को प्राइम है। सेकंड इक्वेशन में करूंगा, अगर बी का मान मैंने कितना लिया 7 और बी प्लस ए कितना, 7 प्लस 5 कितना आ गया दोस्त 12, ये भी आपस में को प्राइम है। यहां तक की बात सभी को समझ में आ रही है। उसके बाद चलो मैं दूसरा डाटा रख के चेक करता हूं क्या मेरा वो डाटा निकालने के बाद भी को प्राइम आया है या फिर नहीं। देखेंगे, अगर मैं ए की वैल्यू को 3 और बी की वैल्यू को 4 ले लेता हूं, बी की वैल्यू क्यों बड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बी माइनस ए दिया है, तो यहां पर आपको बी की वैल्यू 100% बड़ी लेनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में सभी को भाई। तो सोल्व करेंगे, ए की वैल्यू अगर मैंने 3 ली तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 पहले केस में, तो बी की कितनी आ जाएगी 4 माइनस 3, ये आपकी आ जाएगी 1। 3 और 1 में क्या है आपके, दोनों को प्राइम है। यदि इस इक्वेशन की बात करूं तो बी की वैल्यू मैंने कितनी ली है 4, तो यहां कितना आ जाएगा 4 और यहां कितना आ जाएगा 4 और 3 कितना आ जाएगा 2 7, ये दोनों भी आपस में को प्राइम है। तो मैंने जो भी संख्या रखी उस सभी से सेटिस्फाई हुआ कि ये दोनों संख्या आपस में को प्राइम है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका मेरे दोस्त सही आंसर बन जाएगा, मुझे कोई और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। चलेंगे भाई नेक्स्ट, 2800 और 3000 के बीच की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 32 और 45 से विभाजित करने पर कोई भी रिमाइंडर ना बचे। तो 28, 45 और 32 से कटने वाली ऐसी सबसे छोटी संख्या पहले चेक करेंगे कौन सी होगी। 24, 32 और 45 से विभाजित होने वाली ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इन सभी का एलसीएम होगी। क्या होगी दोस्त, इनका, इन सभी का एलसीएम होगी, ये बनेगी। इनका एलसीएम क्या होता है आप मुझे बताएंगे। मुझे पता है 24 और अगर मैं 45 के एलसीएम की बात करूं तो कितना होता है इसका एलसीएम, आप सभी को अगर पता हो तो इनका एलसीएम होता है 360। इसका 24 और 45 के पाड़े में आता है 360, तो इन दो का तो एलसीएम होगा कितना 360। अगर 32 और ले लूं तो एलसीएम मुझे चेक करना पड़ेगा, 8 गुना 45 कितना होता है 360 और 8 गुना 4 कितना होता है मेरे दोस्त 32, ये हो गया। तो एलसीएम लूंगा तो दोनों में 8 कॉमन है, अगर दोनों में 8 कॉमन है बचा कितना 45 और इधर बचा कितना 4, तो कॉमन से अलग जो भी बचता है उसे आप मल्टीप्लाई कर देते तो आपका एलसीएम निकल के आ जाता है। क्या बन गया ये 45 गुना 4 180, तो 8 की 180 मल्टीप्लाई करेंगे 18 8 144 1440, तो वह छोटी से छोटी संख्या आपकी ये होगी 1440, जिससे आप इनमें से किसी से भी भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि 2800 और 3000 के बीच की वह संख्या कौन सी होगी। तो
1440 आया है, 1440 की किस में मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरा 2880 2800 और 3000 के बीच में बन जाए। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो मेरा आंसर कितना आया दोस्त, इसका डबल 2880। तो 2880 2800 और 3000 के बीच में होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलो आगे बोलेंगे सभी दोस्त एक बार फटाफट से। पी ने शेयरों में एक निश्चित राशि का निवेश किया। लगातार 2 दिनों में शेयरों के मूल्य में कितना 20% और 30% की वृद्धि हुई और अगले 2 दिनों में क्रमशः 25% और 11% की गिरावट होती है। 4 दिनों में शेयरों के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये हमें बताना है। देख लेंगे भाई। पहले में कितना 20% की वृद्धि, यहां लिख देता हूं पहले कितना, पहले ये 20% की वृद्धि, उसके बाद कितना 30% की वृद्धि, उसके बाद गिरावट हुई है 25% की और फिर गिरावट हुई है 11% की। ये हमें निकालना है। आप इस क्वेश्चन को बाय रेशियो जा सकते हो, रेशियो मेथड से जा सकते हो। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/5, 30% की कितनी 3/10 और 25% की 1/4 और 11% की सीधा लिख लेंगे 11/100, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है तो ये आपस में डिवाइड नहीं होंगे। अगर मान ले तो पहली संख्या 5 थी तो 1 की वृद्धि कितना बनी होगी 6, दूसरी संख्या अगर 10 थी 3 की वृद्धि कितना बनी होगी मेरे दोस्त 13, 10 और 3 13। फिर अगर संख्या 4 थी 1 की कमी बनी कितना 3, क्योंकि इसमें क्या हुई गिरावट यानी कमी, और 100 से 11 की कमी हुई तो कितना बन गई दोस्त 89, ये वाली बन गई होगी। अब आप यहां से सोल्व कर सकते हैं। 2 3 6, 2 दूनी 4, ये बन गया। और आगे सोल्व करूं तो कितना आएगा, इधर तो नहीं कटता, कोई कॉमन नहीं है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करूंगा। 5 × 50 दूनी 100 और 100 की 100 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 10,000। इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, 9 × 89 कर लो, या फिर 3 3 × 13 39, 39 की 89 में कर लो। जिसका मुझे पहाड़ा याद होता है मैं उसे अलग से छोड़ देता हूं क्योंकि बाद में करना आसान होता है। 3 3 9 × 89 कितना लिखेंगे, 9 × 89 क्या लिख सकते हैं हम, 9 9 81, 9 8 72 और 8 80, और 80 में 801 में कितने की बची है 13 की, 13 की मल्टीप्लाई करना आसान होगा। 13 × 13, 13 8 104, कितना आ गया 10 413, 10 413, ये आ गया भाई। बात चल रही है 10,000 पे। अगर मैं इसे 100 बना लू, 2 जीरो से इधर भाग दे दूं, 2 जीरो से इधर भाग दे दूं, यहां आ जाएगा पॉइंट। तो 100 से कितने की वृद्धि 104, कितने की वृद्धि होगी दोस्त 4.13% की आपकी वृद्धि हो जाती है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट बन जाता है। यह बात सभी को समझ में आई मैंने परसेंटेज से कैसे से बढ़ाया, क्लियर है। चलें आगे। निम्नलिखित को सरल कीजिए, ये हमें सरल करके बताना है कि हमारा आंसर कितना आएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट की जगह को चेक करना है कि ऊपर कितने अंक बाद पॉइंट है और नीचे कितने अंक बाद पॉइंट। पहले पॉइंट हटा लेंगे, यहां पॉइंट के बाद 3 अंक है तो इसका पॉइंट हट गया, ऊपर भी पॉइंट के बाद 3 अंक है इसके वाला हट गया। पॉइंट के बाद 3 अंक है, पॉइंट के बाद 4 है, पॉइंट के बाद 3 है, 3 3 6 और पॉइंट के बाद 2, तो ऊपर है पॉइंट के बाद ऐसे करके 8 अंक। कितने हैं दोस्त पॉइंट के बाद 8 अंक। यहां भी कितने पॉइंट के बाद 4 ये हो गए और पॉइंट के बाद 4 ये हो गए, तो नीचे भी पॉइंट के बाद 8 अंक है। तो इन सभी से इसका पॉइंट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये अब बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, बिना पॉइंट के बिना किसी झंझट के अब आपका आंसर आएगा। देखो अब आप काटा पीटी कर सकते हो, 8 से 8 कट गया, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, क्या आ गया दोस्त 4 चौक 16। अब आप बाहर निकाल लो 9 25 और 4 में क्या आएगा, 9 में से कितना आएगा बाहर 3, रूट करूंगा तो 25 का कितना 5 और 4 का कितना आएगा 2, 3 5 15 दूनी 30, तो 30 आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 मेरे दोस्त बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। इजी क्वेश्चन था। विसी को क्रमशः 30 40 और 50 की त्रिज्या वाली 3 अलग अलग गोलाकार गेंदों की सतह को पेंट करने की आवश्यकता है। यदि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए आवश्यक पेंट की लागत कितनी है, 0.60 दी गई है। तो उपयुक्त तीनों गेंदों की सतह को पेंट करने के लिए आवश्यक पेंट की मात्रा का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए।
ये क्वेश्चन देखने में तो पढ़ने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है। बस आपको क्या होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या दिया है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अगर क्यूब होता तो मुझे क्या निकालना पड़ता, वॉल्यूम, लेकिन मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो मेरे दोस्त मुझे निकालना पड़ेगा गोले का टीएस से। टीएस से टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है दोस्त। 4 पाई आर स्क्वायर कितने गोले हैं, 30, 40 और 50 की सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोले हैं। तो अगर मुझे क्या चाहिए, फिर मेरा वॉल्यूम बनेगा 4 पाई कॉमन ले लूंगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस में R3 का स्क्वायर। ये मेरा टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। सोल्व कर लेंगे। पाई में तो आंसर नहीं है, तो पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी 4 गुना 22/7, नहीं सॉरी, पाई के तो दिया है ना, यदि पाई सेंटीमीटर को पेंट करने के लिए, तो पाई की जगह क्या आएगा बाद में, 0.6 आएगा भाई, ये भूल गया मैं। तो 4 पाई, R1 का स्क्वायर कितना, 30 का स्क्वायर 900, R2 का स्क्वायर कितना, 40 का स्क्वायर 1600, प्लस R3 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर कितना बनेगा, 50 का स्क्वायर मेरे दोस्त बन जाएगा 2500। यहां तक क्लियर है सभी को? आप बोलेंगे जी सर। अब आप इसे ऐड कर लेंगे, 900 और 1600 2500, और 2500 और 2500 5000, 5000 गुणा 4 पाई, तो ये आपका कितना बन जाएगा, 5000 गुणा 4000 बन जाएगा 20000। और पाई की जगह क्या आना है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करना है, तो पेंट की लागत है 0.6, तो पाई की जगह रख देंगे 0.6, मल्टीप्लाइंग नहीं, इस पॉइंट से 1 0 खत्म। 2000 गुना 6000 कितना बनेगा आपका मेरे दोस्त, ये बन जाएगा 12000। तो टोटल गोलों को पेंट करने की कीमत कितनी होगी, 12000 रुपए होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चले, एक बेईमान फाइनेंसर साधारण ब्याज पर धन उधार देने का वादा करता है, लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने में ब्याज शामिल करता है। यदि वह 3% का ब्याज ले रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर ज्ञात कीजिए। कोई फाइनेंसर आया और आपका बेवकूफ बना के चला गया। उसने बोला कि मैं जो है 3% का ब्याज लूंगा, और किस पे, साधारण ब्याज पे लूंगा। क्या बोला उसने, कि मैं साधारण ब्याज पर आपसे ब्याज लूंगा, लेकिन उसने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे प्रत्येक 4 महीने में ब्याज को ले लिया। तो ये क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज का बोल के क्या कर दिया मेरे दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट का कर दिया। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो ब्याज लगता है पर ईयर लगता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में पर 6 मंथ भी लगता है, 3 मंथ भी लगता है, 4 मंथ भी लगता है, जो मर्जी चाहे उस पर वो लगा सकता है। देखेंगे तो रेट दी है मुझे 3%, कितने मंथ की है, पूरे साल की, लेकिन मुझे चाहिए कितने साल की मेरे दोस्त, 4 महीने की। 4 महीने की निकाल लेंगे, 4 ते 12, और 3 से 3 काट लूंगा, तो कितना आ जाएगा, 1%, ये आ जाएगा। तो प्रत्येक 4 मंथ की रेट कितनी निकल के आ गई, 1%। तो एक साल में कितने, 4 मंथ के कितने पीरियड होंगे, 3। एक साल में 4 मंथ के 3 पीरियड होते हैं, और एक पीरियड की रेट कितनी है, 1%, 1% और 1%। और जब भी 3 साल के बात आती है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, परसेंटेज में। मैंने इसका आपको तरीका बताया हुआ है, कैसे, 3a स्क्वायर और a का क्यूब ये होता है। तो 1 का क्यूब करूं कितना आएगा, 01, लास्ट में 2 अंकों पर रखना होता है। 3a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर गुणा 3, 3 यानी 0.03, और 3 की 1 में करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, तो ये आपका आ जाएगा दोस्त 3.03, 1%। ऑप्शन नंबर 1 3.03 आपका राइट आंसर बन जाएगा। समझ आ रही है सभी को बातें? आप बोलेंगे जी सर। आगे चलते हैं, क्या दिया है, 6, 7, 12 और x-1 और 10 का औसत कितना है, 10 दिया है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। एवरेज क्या होता है आपका, सीधा बेसिक फॉर्मूला लगता है, एवरेज बराबर होता है टोटल संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या, ये होता है। सीधा फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 + 7 + 12 + x-1 और +10, इन सभी का एवरेज कितना है मेरे दोस्त, 10 दिया हुआ है। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं, इन सभी का एवरेज कितना है, 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 7 13 12 25 और 10 35,
प्लस एक्स माइनस 1 बराबर किसके है 5 गुणा 10 50 के, ये दिया है। आगे 35 माइनस 1 34, तो x बराबर ये 34 इधर चला जाएगा, 50 माइनस 34 बचेगा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। आप इस क्वेश्चन को डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं जो कि मैंने बताया हुआ है। चले आगे भाई, 8,000 पर 80,000 पर समान वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना है 98, तो वार्षिक ब्याज दर की गणना कीजिए। जब भी 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो क्या होता है मेरा दोस्त, इसके अगर मैं आपको बताऊं डिफरेंस किसके बराबर होता है, डिफरेंस यानी डी बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू आर अपॉन 100 इसके स्क्वायर के। ये फॉर्मूला आपका होता है, लिख लेंगे, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। इनका डिफरेंस कितना दिया है 98, 2 साल का डिफरेंस, डी की जगह कितना लिख लेंगे 98। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका 80,000 रुपए, प्रिंसिपल है आपका 80,000, हमें बताना रेट, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आर स्क्वायर, नीचे 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 10,000। तो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो जाएगी, 4 जीरो, क्या बचा आपके पास 2 चौक 8 और 2 से काट लूंगा तो 49, ये बचेगा आपके पास आर स्क्वायर बराबर 49 और बटे में क्या आ जाएगा ये वाला 4 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब इसका अंडर रूट लोगे तो कितना 7/2, 49 किसका 7 का और 4 किसका होता है 2 का, तो आर की वैल्यू 7/2 या फिर मैं इसे कह सकता हूं 3.5%। 7 का आधा कितना होता है 3.5%, 3.5% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना है 9/8 है। क्या दिया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य अगर 8 है तो अंकित मूल्य दोस्त कितना है 9। यहां पे लिखेंगे सीपी और यहां पे लिख लेंगे एमपी। अगर क्रय मूल्य 8 है तो एमपी कितना है 9 है। 3% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, कितने का लाभ प्राप्त करना है 3% का, तो 8 का 3% कितना होता है 8 से 24, 8 का 3% कितना 0.24 होगा भाई, तो एसपी कितना बन जाएगा, एसपी बन जाएगा आपका 8.24, ये बनेगा। अगर एसपी 8.24 है और वस्तु का मार्क प्राइस 9 है तो कितने का डिस्काउंट दिया आपने डिस्काउंट दिया है 0.76 का, कितने का भाई 0.76 का। भाई कोई वस्तु 9 की थी, बेच आपने कितने में दी 8.24 में, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया 0.6 का, किस पे मार्क प्राइस पे यानी 9 पे, तो 100 पे कितना होगा 100% पे। इस परसेंटेज से इस 2 जीरो से क्या हो जाएगा ये वाला खत्म हो जाएगा, 9 से भाग दूंगा कितना आएगा 9 8 72, 4 बचेगा 9 चौक 36, फिर से 4 9 चौक 36, 8.44% आपको छूट देनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर बनेगा। सभी को समझ आ रहे कंसेप्ट तो आपको क्लियर है, बस मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। क्या दिया है a/b 5/3 है, तो हमें बताना a³ माइनस b³ और a³ प्लस b³। सीधा लिखेंगे a³ 5 की वैल्यू कितनी, 5 का क्यूब कितना है 125, माइनस 3 का क्यूब कितना होता है 2 27, 125 माइनस 27 रेशियो 5 का क्यूब 125 प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 27, घटा लेंगे 15 माइनस 7 8, 11 माइनस 2 9, अपोन में कितना 125 और 127 कितना होता है 152 होता है, 2 से कट जाएगा ये 49 दूनी 98, 2 7 14 और 2 6 12, 49 रेशो 76 यानी 49/76 76 राइट आंसर होगा। आगे चलूं, एक मशीन को 20% के लाभ पर 4800 रुपए में बेचा जाता है, उसके बाद यदि इसे 4500 रुपए में बेचा जाता तो हमें बताना है कि लाभ होता या फिर हानि होती, ये हमें बताना है। कोई वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, अगर 20% के लाभ पर बेचा, मैं आपसे सिंपल भाषा में कहूं अगर सीपी 100 था तो 20% के लाभ पर आपने कितने बेच दिया 120% में बेच दिया, ये हो गया। बेचा कितने में आपने 4800 में,
तो यहां से मेरे दोस्त मैं कह सकता हूं 120% की वैल्यू कितनी है 4800। तो 100 की कितनी हो जाएगी, यानी सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। पहले क्रय मूल्य पता करेंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 12 चौक 48 जीरो, तो सीपी क्रय मूल्य आपका आ जाएगा 4000 रुपए। यह आ जाएगा। अगर क्रय मूल्य 4000 रुपए है और आप इसे 4500 रुपए में बेचना चाहते हो, कितने में दोस्त, 4500 रुपए बेचना चाहते हो, तो आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। 4000 की चीज को आपने 4500 में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट कितने होगा, 500 का। आप ऐसे कर लो, या फिर आप रेशियो भी ले सकते हो कि सीपी अगर 4000 है और एसपी 4500 है, कितना रेशियो आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 अटे 40 और 5 नम 45। यानी अगर आपका सीपी 8 था, 9 में आपने बेच दिया, 1 का प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमेशा होता है सीपी पे, तो 1/8 मल्टीप्लाई में कितना, 100%। तो 1/8 किसके बराबर हो जाएगा दोस्त, 12.5% के। 1/8 किसकी वैल्यू होती है, 12.5% की वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका मेरे दोस्त राइट आंसर बन जाएगा। चलेंगे आगे। एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन जी तक बी सी डी ई और एफ से होते हुए 1 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने समय में, 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा, 1 आवर्स। ट्रेन प्रत्येक स्टेशन पर कितना, 72 सेकंड के लिए रुकती है। तो ट्रेन की स्पीड ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में ये चेक करना पड़ेगा कि ट्रेन ने रुकने में कितना समय लिया है। कोई ट्रेन है, स्टेशन किस पे रुकी, ए पे, बी, सी, डी, ई, एफ और जी, इन स्टेशन से होकर गुजरती है। क्लियर है। तो अगर ट्रेन ए से चलना स्टार्ट करती है तो किस पे रुकेगी, बी पे जाके रुकेगी, फिर सी पे रुकेगी, उसके बाद डी पे रुकेगी, ई पे रुकेगी, एफ पे रुकेगी, और फाइनल में जाके जी पे रुक जाएगी। लेकिन जी पे जब रुकेगी तो हम उसका रुकने का टाइम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वह हमारी क्या होगी, वहां पर जाकर रुक जाएगी, यानी फाइनल डिस्टेंस तय कर लेगी, तो उसे हम काउंट नहीं करते हैं। तो कौन कौन से काउंट होंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। कितने स्टेशन होंगे, 1 2 3 4 और 5। तो 5 स्टेशन पर रुकती है और प्रत्येक स्टेशन पर कितना, 72 सेकंड के लिए रुकती है। तो मेरा टाइम निकल के आ जाएगा कि कितना समय रुकी, 72 पंजे 360, 360 सेकंड के लिए वह रुक जाती है। अगर टोटल डिस्टेंस में 360 सेकंड के लिए रुकती है, तो अगर मैं इसके घंटों में कन्वर्ट करना चाहूं तो कितना होगा, 360 बटे 3600। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो सेकंड को मैंने भाग दे दिया, कितना आ जाएगा, 36 ढाई 360, 1/10 घंटे। तो पहले 1 घंटे में कितना जा रही थी, 54 किलोमीटर जा रही थी, जब यह रुक रुक के जाती थी। अगर मुझे इसकी स्पीड निकालनी है बिना रुके, तो कितनी आएगी दोस्त, 1 घंटे में से इस 1/10 को घटाना पड़ेगा। कितना आएगा, 9/10। अगर वह बिना रुके जाए तो कितना समय लगेगी, 9/10। मुझे स्पीड का पता तभी चल पाएगा जब मैं बिना रुके इसका टाइम निकाल लूंगा। तो बिना रुके वह कितना, 9/10 घंटे लेगी। कितनी डिस्टेंस तय करनी है, स्पीड बतानी है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 54 किलोमीटर, और टाइम आपके पास है 9/10 घंटे। ये 10 ऊपर आ जाएगा, 9 6 54, 6 ढाई कितना हो जाएगा, 60। तो आपकी ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। जी सर। देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया 16 आपका। चलें आगे। यदि x बराबर 6/7 और y बराबर 1/x है, तो y x से कितना अधिक है। क्या दिया है, x बराबर 6/7 और y बराबर कितना दिया है, 1/x। क्या दिया है दोस्त, 1/x, और x की वैल्यू आपको कितनी मिली है, 6/7। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, यहां पर मैं अगर x की वैल्यू को पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, 6/7। ये 7 कहां जाएगा, आपका ऊपर चला आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। आप बोलेंगे जी सर हमें बताना है y x से कितना अधिक है। अगर मैं x की वैल्यू को यहां रख लूं और y की वैल्यू को यहां रख लूं, इसका अगर मैं रेशियो ले लूं तो कितनी आ जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू
बताएंगे आप सभी दोस्त। एक बार इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 छंग 36 और ये कितना आ जाएगा 7 7 49। तो x की वैल्यू अगर 36 है, y की वैल्यू 49 है, तो इससे कितना दिखे? आप बोलेंगे सर 13 दिखे। किस पे? 36 पे। तो 100 पे कितना होगा? अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। 4 नम 36 आ जाएगा और 4 से काट लो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। बराबर किसके होगा? 13 गुना 5 कितना बनेगा दोस्त? 65। 6 13 दूनी 26 और 6 32। 325 को जब आप 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 के 27, 5 9 6 54 और 9 एकम 9। 36.1% आपका करेक्ट आंसर होगा। 36.11% आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आनंद किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है और विनोद उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कंप्लीट करेंगे? आनंद ने कितने समय लिया है? आनंद ने आपका टाइम लिया है 9 दिन। विनोद ने कितना समय लिया है? विनोद ने समय लिया 6 दिन। यदि दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितना समय लेंगे? इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 18। 9 दूनी 18, 6 के 18। टोटल काम उनके पास कितना है मेरे दोस्त? 18। अगर एक दिन में एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितना कर देंगे? 2 और 3 5, लेकिन काम कितना है? 18। तो 18/5 आपका आंसर आ जाएगा। आगे सोल्व करूंगा। 5 से 15 कितना बचा? 3। 3 से ही 3/5 दिन में आपका टोटल काम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसने यही छोड़ दिया, तो 18/5 आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। यदि एक अर्धगोले के वृत्त की परिधि कितनी है? 9 पाई सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया आपका कितना होगा? हमें बताना है। कोई अर्धगोला है, अर्धगोला ऐसा होता है। हमें दिया इसका जो बाह्य वृत्त है ये वाला, इसकी परिधि दी है। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। बराबर किसके दिया है मेरे दोस्त? 9 पाई के। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई से पाई कट गया, आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9/2। ये आ जाएगी। हमें क्या बताना है? हमें बताना है अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये आप बताएंगे। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर का स्क्वायर। ये बनता है। पाई में आंसर है आपका, आंसर पाई में है तो पाई में रख लेंगे। आर की वैल्यू कितनी है? 9/2। इसका मतलब है इसका स्क्वायर कर देंगे 2/4, 81/4। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 3 8 24, 243 पाई बटे 4 भाग दूं कितना? 4 6 24, 4 0 0, 4 7 28 और 4 5 20, 60.75 पाई। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे भाई आपको शिफ्ट पसंद आएगी सारी। ये वाली शिफ्टें बहुत आसान चल रही है, तो उम्मीद करूंगा मेरे सॉल्यूशन आपको पसंद आ रहे होंगे। आगे चलते रहेंगे इसी तरीके से, हम अपने पूरी सीरीज को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्त, तो आज ही रखते हैं, बाकी करेंगे कल। टेक केयर, बाय बाय, जय।